डाक बंगला कहानी का तीसरा भाग हमारी वीडियो में ईरा की जिंदगी का तीसरा मोड़ था। बत्रा के पास से ईरा चली जाती है। बत्रा ने किसी और से कहकर गार्जियन और ट्यूटर की नौकरी ईरा के लिए करवा दी थी। नहीं तो ईरा नागपुर अपनी सहेली दमयंती के पास जाने वाली थी। दमयंती किसी अस्पताल में नर्स है। बत्रा ने श्रीमती कृष्णन के जरिए यह नौकरी दिलवाई थी क्योंकि वह जानता था ईरा अब उसकी सहायता किसी भी हालत में नहीं स्वीकार करेगी। ईरा ने दिल्ली में ही डॉक्टर चंद्रमोहन के घर गार्जियन और ट्यूटर की नौकरी की। चलिए इसके आगे की कहानी इस प्रकार है जो सुनते हैं। इसी के साथ ही मुझे आसाम की याद आती है। डॉक्टर चंद्रमोहन के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। उम्र उनकी 50 के ऊपर थी और उनके 2 बच्चे थे जिन्हें पढ़ाने और देखभाल के लिए मैं रखी गई थी। बच्चे 8 और 10 साल के थे। इन्हें गार्जियन की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी कि स्वयं डॉक्टर चंद्रमोहन को। डॉक्टर चंद्रमोहन की अकेली बहन शिलांग में थी, इसलिए उन्होंने डिब्रूगढ़ में एक नौकरी स्वीकार कर ली। अपने बच्चों को वे आंखों के सामने रखना चाहते थे। वहाँ बड़ी सीधी तरह से जिंदगी चल निकली। आसाम में नागा विद्रोह को दबाने के लिए उन दिनों सेंट्रल रिजर्व फोर्स की टुकड़ियां जा रही थी और वहाँ खासी हलचल थी। मेरी जीवनी का यह टुकड़ा सबसे छोटा पर सबसे दुखद है। अभी डॉक्टर चंद्रमोहन के घर 4 महीने ही काम करते हुए थे कि आसाम जाने की तैयारी होने लगी। घर में सामान बांधा जा रहा था और मैं इस सोच में बैठी हुई थी कि अब कहाँ जाऊंगी। आसाम जाना मेरे लिए संभव नहीं था और फिर डॉक्टर मुझे क्यों ले जाता। बच्चों से स्नेह हो ही जाता है, पर इससे क्या, वह तो बहता पानी है। मैं अपनी सहेली के पास नागपुर ही जा सकती थी और कौन सा सहारा था मेरा। सचमुच मन बेहाल था। जिस नाव पर पैर रखती वही डूबने लगती थी और कोई चारा भी नहीं था। इसी सोच में बैठी हुई थी कि छोटे रंजन ने आकर कहा, पापा बुला रहे हैं। मैं समझी हिसाब किताब करेंगे और क्या होगा। कमरे में गई तो डॉक्टर ने बढ़कर मुझे बैठने को जगह दी और बोले, तुम डिब्रूगढ़ चल सकती हो। उतनी दूर जाकर क्या करूंगी डॉक्टर। मैं सोचता हूँ बच्चों को खास तौर से हिंदी पढ़ाने के लिए वहाँ किसी का मिलना मुश्किल होगा। अगर तुम चल सको तो अच्छा रहेगा। बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं दिन भर अस्पताल में रहूंगा तो इन बच्चों की देखभाल नहीं हो पाएगी। क्यों, कोई हिचक है या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पर मैंने कभी भी आसाम जाने की बात सपने में भी नहीं सोची थी, इसलिए थोड़ा अटपटा लगता है। और क्या बात हो सकती है, मैंने कहा। शायद तुम यह भी सोच रही हो कि मेरे साथ आसाम जाने पर तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह क्या क्या कहेंगे। नौकरी तो तुम्हें यहाँ भी 50 मिल सकती है, फिर जाने की क्या जरूरत है। पर मैं सोचता हूँ कि मेरे कहने का मतलब है कि उसकी जुबान सूख गई और मैं असमंजस में बैठी थी। आखिर डॉक्टर कहना क्या चाहता था। दूसरी तरफ देखते हुए डॉक्टर ने सीधी सी बात कह दी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम शादी भी कर सकते हैं। यह कह और सुन चुकने के बाद कई क्षण तक कोई नहीं बोला। फिर डॉक्टर ने ही खामोशी तोड़ी। तुम्हें देखते हुए मैं कह नहीं पा रहा था, पर यह तुम्हारे मन पर है कि तुम इसे मंजूर करो या ना करो। मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूं, पर जो बात मन में थी वह मैंने कह दी। सोच लो, और क्या कह सकता हूं। मैं सिर्फ कह सकता था, अब जैसा तुम चाहो। जब डॉक्टर कोई प्यार भरी बात करता था तो उसके मुंह के कोनों में सफेद झाग आ जाता था। उससे मुझे परेशानी होती थी। उसके चेहरे की ओर देखना मुश्किल हो जाता था और यह उसका तकिया कलाम था, अब जैसा तुम चाहो। इस तकिया कलाम को मैं भूल नहीं पाई हूँ। वह बहुत मोटे शीशे का चश्मा भी नहीं भूल पाई हूँ जो उसकी आंखों पर रहता था। मैं बेसहारा थी, पर डॉक्टर के लिए मेरे मन में किसी भी तरह की उद्दाम भावना नहीं उठती थी। नफरत मैं उससे भी नहीं कर पाती थी। हाँ,
मुझे कुछ बातों से चिढ़ जरूर होती थी। वह धीरे से बोला, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांग रहा हूँ। मेरे पास रुपए के सिवा कुछ भी नहीं, पर तुम मुझे सहारा दे सकती हो। फिर जैसा तुम चाहो। मैंने खूब सोच समझकर उसे यही जवाब दिया कि शादी की बात मैं नहीं सोचती, पर साथ चल सकती हूँ। बच्चों की देखभाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 5वें दिन मैं डॉक्टर चंद्रमोहन और 2 बच्चों के साथ डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो गई। चौथे दिन हम वहां पहुंच गए। डिब्रूगढ़ की बस्ती में 2 कमरों का अस्पताल था, जहां एक टूटी सी अलमारी में दवाइयों की कुछ शीशियां और औजार थे। एक मेज डॉक्टर के लिए थी और दूसरे कमरे में 6 पलंग थे, जिन पर गद्दे वगैरह रोगियों के आने के बाद बिछाए जाते थे। अंग्रेजी दवाइयों में वहां के लोगों का ज्यादा विश्वास नहीं था। वे खुद अपने वैद्य थे। डिब्रूगढ़ पहुंचकर मानसिक और शारीरिक आराम भी मिला। यह छोटी सी बस्ती है, कहाँ दिल्ली की धूमधाम और कहाँ डिब्रूगढ़ का शांत वातावरण। नीले पहाड़ों का वह भूभाग बड़ा ही मनोरम है तिलक। कश्मीर की अपनी सुंदरता है, पर आसाम की खूबसूरती भी बयान नहीं की जा सकती। ब्रह्मपुत्र से सुंदर नदी नहीं है इस धरती पर। छर हरे शरीर और पीछे रंग के पुरुषों और औरतों को देखकर मेरा मन रम गया। सचमुच जीवन का एक अनुभव ही था आसाम जाना। और कामरूप सचमुच कामरूप है, जादू का देश। दूर दूर तक फैले हुए नीले पहाड़, उनके उठे शिखरों से उलझते हुए घुंघराले बादल, नीले आसमान की पृष्ठभूमि पर गहरे नीले पहाड़ों की उन्नत चोटियां मुझे बहुत लुभाती थीं। छोटे से पर साफ सुथरे घर की खिड़की से मैं घंटों बांस के वनों और नीले पहाड़ों को देखती रहती थी। पहाड़ी ढलानों पर कहीं कहीं हरे झरने से दिखाई पड़ते थे। वे चाय के बाग थे, जिनकी हरियाली सबसे अलग थी। एक शाम में बच्चों को पढ़ाकर बाहर निकल आई। दूर नीले पहाड़ कालिख में डूब चुके थे। तभी एक डरावना सा दृश्य दिखाई पड़ा। काले पहाड़ से आग का दरिया बहता हुआ आ रहा था और हजारों मशालें ऊपर नीचे जल रही थी। गोले फटने जैसी आवाजें आ रही थी। मैं घबराकर अंदर भाग आई। डॉक्टर को पुकारा तो भागता हुआ नौकर आया। मैंने उसे दिखाते हुए पूछा कि यह क्या है, तो वह बड़ी ही सरलता से मुस्कुरा दिया। मैं उसकी बोली भी ठीक तरह से नहीं समझ पाती थी। डॉक्टर कुछ कुछ समझ लेता था। मेरे कंधे पर अभय का हाथ रखने की चेष्टा करते हुए डॉक्टर ने मुझे समझाया, बांस के जंगलों में आग लगी है। ये धड़ाके बांस फटने के हैं और यह आग का जो दरिया ढलान से नीचे उतर रहा है, वह फैलती हुई आग है। यहाँ की खेतीहर जातियां बंजारों का जीवन बिताती हैं। जंगल जलाकर वे कुछ दिन यहाँ खेती करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यही इनकी जीविका का साधन है। खेत बनाने के लिए उन्होंने जंगल जलाया है। अब जैसा तुम चाहो। डॉक्टर का सूखा सूखा हाथ मेरे कंधे पर थरथरा रहा था। भयग्रस्त नारी को सांत्वना देने वाला काम कायर पुरुष भी कर लेता है। डिब्रूगढ़ में थोड़े दिन बाद मुझे अकेलापन काटने लगा। सौंदर्य के बीच रहते हुए भी व्यक्ति को ऊब हो सकती है। एक रास्ता जीवन का धर्म नहीं है, पर मैं लौटकर कहीं भी जाने की बात जब सोचती तो दम फूलने लगता। मेरे जैसा अकेला भी कोई होगा भला? यहाँ के सींग समाएंगे। आखिर मेरे मन का चोर भी जागा। इतनी ठोकरें खाने के बाद शायद भीतर भीतर मैं जीवन की सुरक्षा चाह रही थी। मैं शायद ऐसी हालत में थी कि किसी भी गलत मंजिल पर रुक सकती थी। पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते गंदी दुकान की चाय भी पीनी पड़ती है। उसी तरह का सवाल था मेरे साथ। और डॉक्टर हर रोज मेरी तरफ लालसा भरी निगाहों से देखता था और अपने रुपयों का हिसाब किताब समझाता था। यह उसका नियमित कार्यक्रम था। चश्मा लगाकर मुझे देखना और इधर उधर से बात जोड़ तोड़कर रुपयों पर ले आना। चूंकि उसके मुंह के कोनों में सफेद झाग सा आ जाता था, इसलिए मैं समझ लेती थी कि अब वह प्यार से पीड़ित है। अब जैसा तुम चाहो। बस इसी पर उसकी बात टूटती थी, पर मैं कुछ भी चाह नहीं पाती थी।
उससे मैं क्या चाह सकती थी? उससे मैं क्या चाह सकती थी? रोज यही होता था। वह हमेशा पूरे कपड़े पहने रहता था। वैसे अपने कमरे में वह कमीज उतार कर बैठता था, पर ऐसे मौकों पर जब उसे मेरी आंख के सामने पड़ना होता, वह कमीज पहनकर और कफ के बटन बंद करके ही आता था। उसकी निरीक्षता पर मुझे तरस आता था। कभी कभी वह मुझे बहलाने के लिए अपनी विद्वता और ज्ञान का प्रदर्शन भी करता था। एलोपैथी का डॉक्टर होते हुए भी वह आयुर्वेद पर भाषण देने लगता था। आयुर्वेद के 8 अंग हैं इराजी: शल्य, शालक्य, कौमार भृत्य, भूत विद्या, अंगत तंत्र, बाजीकरण और रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र से ही आज की डॉक्टरी की पूरी विद्या निकली है, और शल्य से सर्जरी। अपने देश में क्या नहीं था, समझी? फिर जैसा तुम चाहो। और वह आगे कहता, आसाम के गारो और गासी तो खास तौर से अच्छी वैद्यक जानते हैं। घाव, हड्डी टूटना आदि का इलाज तो ये हठ जोड़, पोजो, ककरौधा से कर लेते हैं। कुछ ही दवा हम आज तक नहीं खोज पाए, पर इन आदिम जातियों ने कई जड़ी बूटियों को पहले से खोज रखा है। कौरैया, अनंतमूल और गखुला से ये इसका इलाज भी कर लेते हैं। हे। अब जैसा तुम चाहो। मुझे खामोशी से सुनते देख वह बोलता जाता, जिसे हम मानसिक व्याधि कहते हैं, यानी भूत प्रेत, उसका इलाज भी है इनके पास। तो फिर यहाँ आने से फायदा? मैंने कहा और उसकी ओर देखा। उसके मुंह के कोनों में झाग भर रहा था, बस। फिर उसने क्या कहा मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी आत्मा प्रेम से व्याकुल हो रही थी। मैं बहुत छटपटाती थी, पर मेरे लिए कोई किनारा नहीं था। धीरे धीरे डॉक्टर को मैं गौर से देखने लगी। शायद उसमें ऐसा कुछ हो जिसे मैं चाह सकूं, तो यह हर क्षण की चिढ़ तो न हो। आखिर एक दिन हार कर मैंने शादी की स्वीकृति दे दी। मेरे सामने कुछ भी नहीं था। जब दलदल से निकलना हो ही नहीं सकता था, तो बेहतर था कि एक बड़ा सा पत्थर अपने पर डाल लूं और आकंठ उसी में समा जाऊं। निश्चल प्यार कर सकने की स्थिति मेरी नहीं थी। डॉक्टर को पैसे का सहारा था, और सच पूछो तो मुझे भी वह सहारा उस वक्त छोटा नहीं लगा। आज मैं जो थोड़ी सी आजाद हूं, उसी के बल पर हूं, नहीं तो लोग मुझे खा गए होते। दूसरे महीने हमने शादी कर ली। जब तक हमने शादी नहीं की, डॉक्टर ने कभी मेरे शरीर को छूने की हिम्मत नहीं की थी। भीतर भीतर वह भारतीय संस्कृति का अंधा प्रेमी, आदर्शवादी और बड़ा ही कायर था। कायर वह भी है जो अपना अधिकार स्थापित न कर पाए। डॉक्टर कभी भी अपना अधिकार मुझ पर नहीं जमा पाया। जिस रात हम शिलांग से शादी करके लौटे, उसी रात पहली बार डॉक्टर ने मेरी कमर में कांपता हुआ हाथ डाला था। मुझे लगा था जैसे कोई मरा हुआ सांप मेरी कमर में लिपट गया हो। और जब पहली बार कांपते हुए उसने मुझे प्यार से चूमा था, तो मैं गिजगिजाहट से भर गई थी, जैसे किसी मेढक पर मेरे होंठ पड़ गए हों। अब कल्पना करो मेरे सुख की। चारों ओर से हताश होकर मैं अपने को मारने पर तैयार हो गई थी। एक हीरा उस दिन मर गई, तिलक एक हीरा उसी दिन जिंदा दफन हो गई। वह मेरे पास लेटता तो उसकी टांगें डर से कांपती रहती। वह सिर्फ मुझे परेशान करता था, मुझे अस्त व्यस्त करके भयातुर सा चिपका रहता था, और फिर दांत निकालकर पास की मेज पर रख देता और झागदार मुंह से कहता, अब जैसा तुम चाहो। कितना बड़ा व्यंग्य था यह, अब जैसा तुम चाहो। मैं क्या चाह सकती थी? चाहने को रह ही क्या गया था। कभी कभी जब मेरे भीतर का पशु जागता था, तो उसका चश्मा उतार कर रख देती थी। तब वह जैसे अंधेरे में बिलबिलाता था। कुछ दिनों बाद मैंने उसे अपने पास आने से मना कर दिया। अगर वह आता तो मैं कमरे से निकलकर चटकनी चढ़ा देती थी और खुद बाहर वाले कमरे में जाकर लेटी रहती थी। तब वह रोता था और दरवाजे पर माथा फोड़ता और चीखता था, ईरा मुझे निकाल दो,
अब नहीं आऊंगा। उसे सताकर भी मैं चैन नहीं पाती थी और वह मुझे कम नहीं सता रहा था। मेरे लिए वहां रहना मुश्किल होता जा रहा था। जैसे जैसे शाम आती मेरा मन घबराने लगता था। एक रोज जब उसने मुझे बहुत छेड़ा तो मैंने उसके हाथ बांध दिए। वह नकली दांत भी निकाल कर रख चुका था, नहीं तो उन्हीं से मुझे काटता। वह मुझे टांगों से मारता रहा और अपने को कोसता रहा। उस रात बारिश हो रही थी और हाथ बांधने के बावजूद वह मान ही नहीं रहा था। बार बार कहता था, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी बीवी हो, मेरा जो मन आएगा करूंगा। और अपने को असहाय पाकर वह रोने लगा। मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा था, पर मैं झुंझला रही थी। आखिर मैंने उसके हाथ खोल दिए। वह भीतर गया और शराब के कुछ घूंट पीकर फिर आया और उसकी मरे सांप जैसी बाहें मेरे चारों ओर लिपटने लगी। मैं पलंग से उतर गई। पागलपन की सीमा छूते हुए वह मुझ पर टूट पड़ा। जैसे मैं कहूंगा वैसे करोगी तुम, नहीं करोगी तो निकल जाओ, निकल जाओ। और छिपकली की तरह जुबान निकालकर वह अपने होठों पर बार बार फेरता रहा था। मैं बर्दाश्त करती रही। अब उसने देखा कि मैं न बाहर जा रही हूँ और न उसके पास आ रही हूँ तो वह मेरे ऊपर लपका। मैंने पूरी ताकत से उसे पकड़ा और बारिश में ही उसे दरवाजे के बाहर कर दिया। वह भीगता रहा और चीखता रहा। आसपास कोई घर भी नहीं था और बांस के पेड़ों पर पानी शोर भी ज्यादा करता है, इसलिए उसकी आवाज असर नहीं कर रही थी। मैं कितनी क्रूर बनती, कब तक सहती। यह उसे सताने की बात नहीं बल्कि खुद अपने को सजा देने की बात। मैं अपने को सताती थी। आखिर मैंने दरवाजा खोला था और वह पैर पटकता हुआ भीतर आया। रात भर कंबल ओढ़े वह एक तरफ सोता रहा था। सुबह उठते ही वह मेरे पास आया और बोला, ईरा जी, मुझसे बार बार गलती होती है, मुझे माफ कर दो। अब मैं नहीं करूंगा, अब जैसा तुम चाह। मुझे बड़ा रहम आता था उस पर, उतना ही रहम अपने पर भी आता था। मेरे भीतर की एक ईरा अपना पूरा व्यक्तित्व लेकर अलग खड़ी हो गई थी और वह हम दोनों को देखा करती थी। जब मैं चाय बनाने उठी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर छोड़ दिया और बोला, मैं अभी नौकर से बनवा कर लाता हूँ। कहते हुए उसके मुंह के कोनों में प्यार का झाग आ गया था और उस पर दया करते हुए भी मैंने मुंह फेर लिया। पता नहीं कब बाजार जाकर वह मेरे लिए मेखला और चादर खरीद लाया। बड़ी खूबसूरत थी मेखला, असमिया कला का नमूना। औरतों की यही पोशाक। मैंने उसकी खुशी के लिए मेखला पहनी और चादर भी डाल ली। देखते देखते उसके झाग निकलने लगा और टांगे कांपने लगी। चश्मा उतारकर उसने मुंह नीचा कर लिया। मुझे खुश रखने के लिए वह भरसक कोशिश करने लगा था। एक दिन अस्पताल से लौटा तो कुत्ते के 2 बच्चे बमुश्किल तमाम वह अपनी गोद में दबा कर लाया और बोला, तुम्हारे लिए लाया हूँ ईरा जी, इनसे तुम्हारा मन बहलेगा। पिल्ले सुंदर थे पर मेरा जी उबकने लगा। डॉक्टर की लाई किसी भी चीज से मेरा मन घबराने लगता था। जब भी मैं उन पिल्लों को देखती थी या छूती थी तो वे मुझे डॉक्टर की तरह ही लिजलेजे और गंदे लगते। वैसी ही निर्दयता से वे पिल्ले ताकते थे और एक दूसरे से चिपक कर सोते थे। मन में घृणा उबाल खाने लगी और मैंने दूसरी सुबह ही उन्हें भगा दिया। शाम होते होते डॉक्टर के लौटने से पहले एक पिल्ला फिर वापस आ गया। मेरा जी घबराने लगा। उसे देखकर मैं पागल हुई जा रही थी। उसे बाहर पटक कर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आवाज दी और दरवाजा खोलते ही वह पिल्ला फिर दुम दबाकर उसके साथ भीतर आ गया। मैं रात भर नहीं सो पाई थी। हर क्षण लगता था जैसे तमाम पिल्ले मेरे शरीर से चिपके हों और अपनी लीसदार जीभ से मुझे चाट रहे हैं। आधी रात में उठकर मैं खूब नहाई। जब सर्दी सताने लगी तो मैं निकल कर आई। उस रात मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई।
डॉक्टर पिल्ले पर हाथ रखे सोता रहा था। सुबह मेरा सर भारी, हृदय पर हजारों मन भारी पत्थरों का बोझ था। मैंने डॉक्टर को बुलाया और हुक्म दिया, इस पिल्ले को छोड़ाओ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने गुस्से से कहा तो मैंने साफ साफ कह दिया, अगर इसे नहीं छोड़ोगे तो शाम को घर आने की जरूरत नहीं है। और शाम को जब वह आया तो पिल्ला नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, पर वह क्षणिक राहत कब तक साथ देती। मेरी जिंदगी का राग रंग खो गया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। और जब असमिया औरतें मेखला और चादर पहनकर राग रंग भरे बिहू त्योहार का इंतजार करते हुए नाचती और गाती, बिहू लोई कोई दिन आसे समानिया, बिहू लोई कोई दिन आसे, उजानी नमानी मारो ए उखानी, बिहू लोई 12 दिन आते। कितने दिन बाकी हैं बिहू के आने में सखी, कितने दिन बाकी हैं बिहू में आने सखी। मैं हर दिशा में देखती हूँ, उत्तर दक्षिण देखती हूँ, ओह अभी तो 12 दिन बाकी है। पर तिलक, मेरे जीवन का बिहू तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। अब फिर वह नहीं आने वाला था। सब दिशाएं बंद थी मेरी। सोचती थी कि मैं 12 जन्मों तक इंतजार करूंगी, फिर भी बिहू का राग रंग मुझे नसीब नहीं होगा। तिलक, जब धान कट चुकता था, पागल बना देने वाली हवा चलती थी और जंगल में नई कोपलें फूटती थी, तब मेरा मन रोता था। आसाम के बांस जैसे लचकीले पुरुष और नारियां जब झूम झूम कर गाते और नाचते थे और नए घर बसाए जाते थे, तो मैं खिड़की पर सर रख कर रोया करती थी। मेरी खुशियां कहाँ चली गईं? क्या मुझे यह सब नहीं मिलना था? ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो जीवन के सारे सहारे खो दिए थे? क्या मैं घर नहीं बसा सकती थी? एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती थी? एक एक आवाज पर मेरा मन रोता था। अंग अंग से दुख के स्वर फूटते थे। मैं तपती रेत के दलदल में फंसी हुई थी। मेरा सब कुछ झुलसा जा रहा था। मेरी आत्मा मर गई थी। बावजूद अपनी हारों और निराशाओं के, जो मैं नहीं थी वही बनती जा रही थी। मैं जानवर होती जा रही थी। भावनाओं की कोमल स्वर लहरियां अब मन के किसी भीतरी कोने में भी नहीं गूंजती थी। मेरे शरीर पर नकली दांतों के दंश थे। मैं पहाड़ों की तरह जड़ और नीली पड़ती जा रही थी। बांस वनों से जैसे खोखली हवा वीरान सीटियां बजाती हुई गुजरती हैं, वैसे ही अरमानों की सांसें सीटियां बजाती गुजरती थी और वीरानों में खो जाती थी। मैं आग के दरिया में बह रही थी और मन की अच्छाइयां लपटों में चटक चटक कर दम तोड़ रही थी। आखिर मैं डॉक्टर से कहकर एक दिन डिब्रूगढ़ से चली गई और नागपुर में अपनी सहेली के पास पहुंच गई। मैं डॉक्टर को एकदम भूल जाना चाहती थी, पर जिंदगी की चट्टान पर पड़े हुए निशान जल्दी नहीं मिटते। उधर आसाम के विद्रोहियों के बलवों और हमलों की भी खबरें आ रही थी। नागपुर पहुंचकर एक बार मन हुआ कि बंबई हुआ। न जाने मन में क्यों यह बात आई थी। शायद विमल कहीं मिल जाए, शायद वह मिल ही जाए। मुझे दमयंती के पास पहुंचे 7-8 दिन ही हुए थे कि एक रात कंपाउंडर का भेजा हुआ तार मिला। डॉक्टर गोली लगने से घायल हो गए हैं, फौरन आइए। बावजूद उफनती घृणा के मैं रुक नहीं पाई। आखिर वहां परदेश में उसका कौन था। 3 दिन बाद जब मैं डिब्रूगढ़ पहुंची तो पता चला कि वह अस्पताल में ही पड़ा है। मेरे वहां पहुंचने से पहले शिलांग से उसकी बहन आ चुकी थी। डॉक्टर को ऐसी हालत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गोली लगने से जैसे उसके भीतर का लिजलिजा और कायर आदमी मर गया था। दाहिने फेफड़े से गोली पार हो गई थी। वह फेफड़ा चीथड़ा हो चुका था। दूसरे डॉक्टर लोग उसकी जीवन शक्ति की तारीफ कर रहे थे। उसे कभी कभी होश आता था। बीच में होश आते ही उसने मुझे पहचाना था और उसके होंठ गिले थे। नकली दांत अलग रखे हुए थे। चश्मा उतरा हुआ था, जिसके कारण वह एकदम बदला हुआ लग रहा था और आसाम के नुकीले नीले पहाड़ों की तरह उसके नाखून सुंदर लग रहे थे। मेरा मन उसे देख देख कर भर आता था। जो कुछ भी हो, उसका मरना
मुझसे नहीं सहा जा रहा था। मुझे देखकर उसने कुछ कहने की कोशिश की तो वही झाग मुंह के कोनों में आ गया था और मुझे लग रहा था जैसे वह होंठ में बुदबुदा रहा हो। अब जैसा तुम चाहो, अब जैसा तुम चाहो, उसकी खामोश आवाज बार बार मन में घुमड़ कर गूंजती थी। अब जैसा तुम चाहो, और मुंह के कोनों में प्यार का झाग जमा हुआ था, जैसे वह झाग कहता हो, अब जैसा तुम चाहो। और मेरी आत्मा ने चीख कर कहा था, मैं चाहती हूँ तुम जी जाओ, तुम जी जाओ, मैं यही चाहती हूँ। और उस झाग को मैंने पहली बार हल्के से पोंछा था। मन में आता था कि अगर डॉक्टर के सीने का घाव मेरे चिपका लेने से भर जाए तो मैं 12 जन्मों तक उसे वैसे ही चिपकाए रहूं। मरे हुए सांपों सी बाहें स्वीकार करती रहूंगी। लेकिन डॉक्टर को फिर होश नहीं आया। 5वें दिन बहुत सा झाग उसके मुंह से आया और दम टूट गया। उस वक्त उसके हाथ मेरे हाथ में अकड़ रहे थे और अंधी आंखों की पुतलियां पलटा खा रही थी। मैं पछाड़ खाकर रो पड़ी थी तिलक। मैं जिससे मुक्ति पाना चाहती थी वही मिल जाने के बाद आत्मा पर और गहरा बोझ आ पड़ा था। मरे हुए आदमी को देखने की दारुण व्यथा से कोई भी पीड़ा बड़ी बनी है। आज भी डॉक्टर का अस्फुट स्वर सुनाई पड़ता है, अब जैसा तुम चाहो। पर चाहते हुए भी मैं उसे बचा नहीं पाई। लेकिन इतना कह देने से मैं उऋण नहीं हो जाती। यह ऋण मैं कभी भी उतार नहीं सकती और मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है जो मैं डॉक्टर की आत्मा को दे सकूं। अब जैसा तुम चाहो, अब जैसा तुम चाहो, यह प्रश्न हमेशा मुझसे लिपटा रहेगा। इसे छुड़ाकर और बाहर ढकेलकर चटकनी बंद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा में चटकनी नहीं होती। आसाम में अब भी बिहू मनाया जाता होगा, बांसवनों में आग लगती होगी, धान कटने पर नशीली हवा बहती होगी और घर बसाए जाते होंगे। घरों में चरखे चलते होंगे और धरती कोपलों से भरती होगी। तरुणियां मेखला पहनकर मस्ती में गाती और नाचती होगी और नीले पहाड़ों को घुंघराले बादल चूमते होंगे। पर मेरे लिए आसाम में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, अब जैसा तुम चाहो। डॉक्टर को किसी विद्रोही ने गलती से गोली मार दी थी, यह समझकर कि वह कोई बड़ा सरकारी अफसर है। डॉक्टर की बहन से मैंने बहुत कहा कि मैं दोनों बच्चों को दिल्ली ले जाऊंगी, उन्हीं के साथ रहूंगी और उन्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पर वह नहीं मानी। डॉक्टर के उस वाक्य का जवाब मैं ऐसे ही दे सकती थी। मैं रंजन और विजन को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ मैं। इन्हीं के लिए मैं जी लूंगी। पर हर व्यक्ति को जीवन में उठे अहम सवालों का जवाब देने का मौका नहीं मिलता। मैं डॉक्टर को जवाब नहीं दे पाई। उसकी बहन कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ बच्चों को लेकर शिलांग चली गई थी। आजकल रंजन शिलांग में डॉक्टरी पढ़ रहा था और विजन शायद इंटर में है। शिलांग जाने से पहले उसकी बहन ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा था, तुम्हारा घर अब भी है, जब मन चाहे शिलांग चली आना, ये बच्चे भी तुम्हारे ही हैं। जब कहोगी इन्हें तुम्हारे पास 10-5 रोज के लिए भेज दूंगी। यह मत समझना भाभी कि भैया के न रहने से तुम्हारे रिश्ते टूट गए। रिश्ते, घर, पहली बार सुना था इन शब्दों को। इतने दिनों में यह भूल ही गई थी कि एक घर भी होता है और रिश्ते भी होते हैं, और ये रिश्ते जीवन पर्यंत रहते हैं। जीवन के बाद भी इन रिश्तों से लोग शायद याद कर लेते हैं। डॉक्टर से भी मेरा कुछ रिश्ता था, इसीलिए तो रोई थी, नहीं तो न जाने कितने लोग रोज मरते हैं। मैं इन मृत रिश्तों को लेकर ही बाकी का वक्त गुजार लेना चाहती थी। क्या एक रिश्ता काफी नहीं होता? पश्चाताप का ही रिश्ता सही, और उसी पश्चाताप के रिश्ते को मैं अभी तक निभा रही हूँ तिलक। मेरी जिंदगी का सबसे दुखद अध्याय यही है, पश्चाताप का रिश्ता
और वह गूंज अब जैसा तुम चाहो। उसकी बहन जा रही थी। बच्चों का सामान जब बांधा जा रहा था तो मैं पत्थर रखे सब बर्दाश्त करती रही थी। मैं एकाएक कैसे बदल जाती। उसी तरह अनासक्त खड़ी थी और सोच रही थी। मैंने तो सचमुच बच्चों की उस दुनिया की ओर भी कभी पूरा ध्यान नहीं दिया था, सिवाय पढ़ाने और खाना खिलाने के। मैंने उनका कुछ भी नहीं किया था, और जब ये मेरे पैर छूकर चले तो ममता से मेरा हृदय फट पड़ा था। यह ममता इतनी देर बाद क्यों उपजी थी, पर थी कहीं भीतर ही, जिसे अपनी परेशानियों में सहज न भूल गई थी। सेमल के मांसल लाल लाल फूल। डॉक्टर की बहन ने चलते समय कुछ कागज सौंपे थे और कहा था, भैया 25,000 रुपया इन बच्चों के लिए छोड़ गए हैं। वह मेरे नाम है ताकि मैं इनकी पढ़ाई और देखभाल में लगाऊं, और यह 25,000 का कागज तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं भाभी, ताकि तुम्हें दिक्कत न हो। सचमुच डॉक्टर बहुत समझदार था। उसकी मृत्यु के साथ ही मेरे जीवन का तीसरा और सबसे दुखद और करुण अध्याय समाप्त हो गया। कुछ मेरे भीतर मरा भी है और कुछ बहुत अच्छा पैदा भी हुआ। डॉक्टर एक पारस पत्थर की तरह था। जो सोना बन सकता था उसे वह सोना बना गया। जो मिट्टी था वह मिट्टी रह गया। मेरे लिए वह सब कुछ करता था। मेरा मन बहलाए रखने को वह कुत्ते के पिल्ले लाया था, मेखला लाया था और फूलों की वेणियां बनवा कर लाता था। मुझे अपने साथ नीले पहाड़ों की चोटियों में घुमाने ले जाता था। बसवट के नीचे बिठाकर वह प्यार की बातें करता था और वही झाग उसके होठों के कोनों में जमा हो जाता था। तभी से जो चीज़ें, जो दृश्य और फूल वह लाया मेरे लिए अछूते होते गए। उसके साथ रहने से मेरे मन की सौंदर्य भावना मरती गई। कुत्तों, फूलों, पहाड़ों और जंगलों से मुझे अनजाने ही चिढ़ हो गई। चाय के बागों के आसपास घूमते घूमते चाय तक पीने से नफरत होने लगी थी। अगर कुछ मुझे अच्छा लगता था तो वे युवक और युवतियां, जिनके मंगोल, तिब्बती और बर्मी चेहरों में शांति का आभास मिलता था, अपार मानसिक शांति का। डॉक्टर को वहाँ के लोग बहुत अच्छे नहीं लगते थे और न ही वे टुनी चिड़िया जो चाय के बागानों के पास फुदकती रहती थी। मैंने हर रोज़ उस चीज़ से घृणा की जो डॉक्टर को अच्छी लगती थी, इसलिए मेरा मन सूख गया। दुनिया के दृश्य में मेरा मन ही नहीं रमता था। हर सुंदर दृश्य के साथ डॉक्टर की निकटता का आभास जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके मरने के बाद मैं मन ही मन सोचती रही और मुझे लगा कि मैं एक पागल को ही प्यार कर सकती हूँ, उसके साथ जिंदगी बिता सकती हूँ। ऊपरी तौर से जो ममता और करुणा मेरे भीतर की हिंसा और पशुता में छिप गई थी, वह भीतर भीतर और गहरी जड़ें पकड़ रही थी, क्योंकि कायर होने के साथ डॉक्टर बेहद ममतामय और करुणा से भरा हुआ था। डॉक्टर ने मुझे आंतरिक सामर्थ्य दी, मुझे यह एहसास कराया कि मैं भी कुछ हूँ, और मेरे लिए रुपया छोड़कर उसने मुझे परिस्थितियों का सामना करने का साहस दिया, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। वह तिरस्कार और हिंसा का शिकार होता रहा, पर उसका मन कितना उजला था वह साबित कर गया। औरों के साहस मुझे कुचलते रहे, मेरे अहम को चूर चूर कर खुद जीत की भावना से भरते रहे और मुझे तोड़ते गए, पर डॉक्टर की कायरता ने ही मुझे साहस दिया। मेरे प्रेम की संकुचित सीमाओं को उसने जबरदस्ती खींचकर फैला दिया, मेरी ममता को असीम कर दिया। उसने मेरे पूरे व्यक्तित्व के कोने कोने को मथ कर छान दिया। मेरी सारी वृत्तियां, अच्छी और बुरी, जागकर भयंकर मानसिक द्वंद्व में आबद्ध हो गई, और उसके संघर्ष ने मेरे व्यक्तित्व को विराट बना दिया है। आज मैं उतनी संकुचित नहीं हूँ जितनी पहले थी, उतनी निरीह और अपंग नहीं हूँ।
जैसे पहले थी। मैं सुनता रहा था और ईरा जैसे दूर खड़ी डॉक्टर की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। वह पूजा की आग की तरह पवित्र लग रही थी। उसका अंग अंग ममता और करुणा की अनुभूति से पुलक रहा था। लग रहा था जैसे कोई देवदासी तन्मय होकर आराधना में लगी हो। शायद वह यह भी भूल गई थी कि मैं उसके पास बैठा हूँ और डाक बंगले में सोलंकी पड़ा है। नीचे देवदार की कत्थई पत्तियों का चिकना गद्दा था और लगता था कि उठते ही वह फिसलेगी। मैं ईरा के व्यक्तित्व से आक्रांत हो गया था। मन करता था कि उसे सहेज कर रखूं और बिखरने ना दूं। इसलिए मैंने उससे पूछा, लेकिन ईरा, अब तुम क्या सोचती हो? किस बात के बारे में? उसकी निर्मल आंखों में आश्चर्य भर गया था। यही आगे आने वाली जिंदगी के बारे में, मैंने पूछा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। उसने फिर पूछा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या नहीं है तुम्हारे पास? अपार रूप है, मन की निर्मलता है और ममता भी। कोई भी तुम्हें पाकर सुखी हो सकता है। मैंने कहा, तुम हमेशा आदर्श और दर्शन बघारते हो। सुख के लिए किस चीज की जरूरत है यह कोई नहीं जानता। आज जिसे सुख मिलता है, कल वही घोर दुख का कारण बन जाता है। सुख और दुख किसी के जीवन में नहीं आते। ये दो रेखाएं हैं जो जीवन के दोनों ओर समानांतर खींची हुई है। परिस्थितियों और इच्छाओं का बोझ जब जैसा पड़ता है, व्यक्ति खिसक कर किसी एक रेखा में अटक जाता है और उस पर फिसलने लगता है। फिर कोई बड़ा सा झटका उस रेखा से दूसरी ओर फेंक देता है। ऐसे ही जीवन चलता है। सुख कामना करने से नहीं मिलता और मैं किसी को सुखी बना सकती हूँ, यह भी एक कामना ही है। क्यों, गलत कह रही हूँ? कहते हुए वह एकदम हंस पड़ी और बोली, मैं खुद ही दर्शन बघारने लगी। लेकिन यदि कोई यह समझता है तो तुम्हें क्या आपत्ति हो सकती है? मैंने पूछा। हंसते हुए ही वह बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो? लेकिन तिलक, ऐसा मैं नहीं कर सकूंगी। राज व्यक्ति के जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पिछली जिंदगी बार बार कुचले हुए सांप सी पलटा खाती है और डस सकती है। जिसे मैंने सब कुछ बताया है उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यह नहीं कह सकती कि तुम मेरी जिंदगी में पहले हो। कैसी बात कर रही हो हीरा? मैं ठीक ही कह रही हूँ। तुम्हारे मन की यह उदारता हमेशा नहीं रहेगी। किसी के पास नहीं रहती, तब रोना पड़ेगा। इससे फायदा? ईरा ने कहा। मैं कहता हूँ, मुझ पर विश्वास करो ईरा। हम इतना मानकर चलेंगे कि इस क्षण के पहले के क्षणों पर हमें निगाह नहीं डालनी है। मैंने कहा, कहने से कुछ नहीं होता। हर मन पवित्रता का भूखा होता है। मेरा मतलब दकियानूसी पवित्रता से नहीं। मैं उस बोध की बात कर रही हूँ जो एकाधिपत्य के आसपास की चीज है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। मैं भी नहीं करूँगी। और सब कुछ बता देने के बाद मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है। कहते हुए वह धीरे धीरे चलने लगी। मैंने इधर उधर की बात छेड़ दी ताकि वह यह न समझे कि मैं बुरा मान गया हूँ। शाम हम लोग जल्दी ही सो गए थे। सुबह उठकर कोल्हाई जाना था। सुबह 7 बजे हम तीनों घोड़ों पर रवाना हुए। घाटी पार करते ही ऊबड़ खाबड़ पत्थरों का रास्ता आ गया, जिसमें पगडंडी भी नहीं थी। घोड़े बहुत संभल संभल कर चल रहे थे। नीचे कहीं दरिया के पानी के कुंड थे। दरिया हमारे दाहिनी ओर था। रास्ता सकरा हो रहा था। टूटे हुए पत्थरों के पहाड़ बाईं ओर थे और दाहिनी ओर दरिया के पास देवदारों के पेड़ बंद छाते की तरह पास पास उगे हुए थे। काफी आगे चलकर भोजपत्र का जंगल पड़ा। भोजपत्र की चूनी सी सफेद छाल देखकर ईरा चीख पड़ी, चांदी के पेड़। जब उसे मालूम हुआ कि यही भोजपत्र हैं, तो बोली, इसके पत्ते तो इतने छोटे हैं, इन पर पोथियां कैसे लिखी जाती होगी?
आराम करने के लिए हम घोड़ों से उतरकर नीचे चट्टानों पर बैठ गए थे और बहते हुए चश्मे में पैर डुबाए हुए थे। सोलंकी के नथुने चिमनियों की तरह धुआं उगल रहे थे। उसने जेब से चाकू निकाला, भोजपत्र के तने से छाल को चीर कर लाया। यह छाल है जिस पर पोथियां लिखी जाती थीं। कागज से भी हल्की है छाल, एक एक में 7-7 परतें हैं। अपने बैग में छाल रखते हुए ईरा बोली, सोलंकी, हाथ पैर धो लो, बड़ा अच्छा पानी है। पर सोलंकी ने जैसे सुना ही नहीं था। हम लोग कुछ दूर पैदल चले। ईरा सोलंकी के साथ साथ आगे चल रही थी, मैं कुछ पीछे था। उनके बीच बत्रा की कोई बात चल रही थी, क्योंकि शीला और बत्रा दोनों का नाम कभी कभी सुनाई पड़ जाता था। सोलंकी शीला की बुराई भी कर रहा था और यह भी कहते हुए मैंने सुना कि शीला बराबर उसी के पास रह रही है और बत्रा की जिंदगी मुहाल किए हुए है। उसका रुपया पानी की तरह बहाती है और अपने जान पहचान वालों के साथ अब भी घूमती फिरती है। शायद उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है, पर उसे घोषित नहीं किया है। मैं घोड़े वाले के साथ बातें करने लगा। उनका लीडर ममदू बोला, साहब, कोल्हाई के ऊपर एक दूधसर लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है। ऐसा लेक कश्मीर में कहीं भी नहीं है। कितना ऊपर है? मैंने पूछा। थोड़ा ऊपर है। कोल्हाई पर उतरने का रास्ता भी उधर लेक से है। अगर साहब लोग चाहता तो ले चलेगा। बहुत खूबसूरत लेक है, दूध के माफिक पानी है। बीच में सतलंजन का मैदान बिल्कुल उल्टे त्रिकोण की तरह पड़ा था। उसमें नाले सीधे गिरते थे, जिनमें किसी भी क्षण एकाएक पानी बढ़ जाने की आशंका रहती थी। एक गहरे नाले पर देवदार के तने का पुल बना हुआ था। तना काटकर लोगों ने पत्थरों से सिरे दबाकर यह पुल बनाया था। पानी के जोर से वह कांपता था और मेंढक की तरह फुदक फुदक कर ही उसे पार किया जा सकता था। ईरा घोड़े पर बैठ गई। वह तने पर से निकलने को तैयार नहीं थी। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए सोलंकी ने तने को खड़े होकर चलते हुए पार किया और ईरा के घोड़ों की रासें थामे रहा। उस पार पहुंचकर सोलंकी ने ईरा को कमर से पकड़कर गुड़िया की तरह उतार लिया था। फिर पतली और पथरीली घाटियों में होते हुए हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था। तीनों तरफ के पहाड़ सिमसिम के दरवाजे की तरह बंद थे। हम लोग रुक गए। ममदू ने आगे बढ़कर बताया, उधर दाहिनी तरफ दर्रा है। इसी दर्रे में 2 मील दूर पर कोल्हाई ग्लेशियर है। उधर पास तक कोई भी नहीं जा सकता। इधर मोड़ पर मुड़ते ही बर्फ की नदियां दिखाई पड़ेगी। चारों ओर सन्नाटा था। एक चिड़िया तक वहां नहीं थी। 3 तरफ नीले नीले पहाड़ खड़े थे। ऊपर साफ आसमान था। घड़ी देखी तो 11:30 बज चुके थे। हम तीनों ही खामोश थे। वीरान सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ था। नदी की धार उथली थी, पर बहुत तेज। जंगल पीछे छूट गए थे। घास और नन्ही नन्ही झाड़ियों के सिवा और कुछ भी वहां नहीं था। सौंदर्य जब खुलता है तो आदमी मूक हो जाता है। तीनों ही उस उजाड़ सौंदर्य को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। हल्की हरी और सलेटी चट्टानों के पहाड़ सन्यासियों की तरह चुपचाप खड़े थे। उस खामोशी को मैंने भंग किया। ममदू कह रहा था कि कोल्हाई के उस पार एक बहुत खूबसूरत झील है, दूधसर। अगर चलने का इरादा हो तो बताइए। सोलंकी अपनी हिम्मत से ज्यादा बढ़कर बोला, जरूर चलना चाहिए। क्यों ईरा? ईरा ने भी सहमति दे दी। कुछ दूर हम लोग घोड़ों पर गए और दाहिनी ओर मुड़ते ही एक खुला हुआ मैदान आ गया। तिलिस्म की तरह यह सब कुछ खुलता जा रहा था। दूर पर कोल्हाई ग्लेशियर गाय की बेहद चौड़ी जीभ की तरह जमीन पर पसरा हुआ था और उस जीभ से लार की तरह पानी टपक रहा था। नीचे गहरी बर्फीली झील दिखाई दे रही थी। उसी झील से बर्फीला पानी 50-60 छोटी बड़ी धाराओं में बहता हुआ आ रहा था। यह नदी का उद्गम था। आगे चलकर ये छोटी बड़ी धाराएं एक हो गई थीं।
कल कल करती धाराएं बह रही थी। हम ढलवा पहाड़ों पर बाईं ओर खड़े थे। ग्लेशियर पर धूप सतरंगे रंगों में चमक रही थी और बर्फ की ऊंची नीची नुकीली चट्टानें श्वेत मुकुट से झिलमिला रही थी। रोशनी की आभा उन पर पड़कर लौट रही थी और घाटी के सामने वाले पहाड़ चकाचौंध से हो रहे थे। ईरा बेसुध सी खड़ी थी। सोलंकी अपने नाखून कुतर रहा था। कुछ आगे बढ़कर उसने ईरा के कंधे पर हाथ रख लिया और स्वयं भी बेसुध होकर खेलने का अभिनय करने लगा। मेरा मन उस अपार सौंदर्य के सामने अपने आप निर्मल होता जा रहा था। ईरा की शारीरिक मोहकता महज एक मुलम्मा लग रही थी। कण कण में सुंदरता बिखरी हुई थी। ऐसे में दैहिक रिश्ते बड़े ही नगण्य और ओछे लग रहे थे। ईरा की वह सारी खूबसूरती जिसकी आग में मैं जल रहा था, इस क्षण इतनी बनावटी और बेकार लग रही थी कि मन क्षोभ से भर जाता था। उस विशाल और विराट सौंदर्य राशि के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता था। मन ऊंचाइयों की ओर जाता था। तभी ममदू ने कहा, अगर दूधसर जाना है तो अभी चलना होगा। हम ऊपर से आप लोगों को बिल्कुल बर्फ का दरिया पर उतारेगा। विजिटर लोग बर्फ का दरिया बस इसी जगह से देखता है, आगे दलदल भी हो सकता है। सोलंकी ने कैमरा खोल लिया था और वह ईरा को इधर उधर बिठा बिठा कर फोटो खींच रहा था। ईरा मदमाती सी दिख रही थी। मैंने ईरा को देखा। कल वाली ईरा यह नहीं थी। मैं आश्चर्य और असमंजस से भर गया। कैसी है यह लड़की? इसका कौन सा रूप सही है? घाटी में मेरी बाहों में बेसुध होकर अपनी गाथा सुनाने वाली ईरा सही थी या यह जो सोलंकी के इशारों पर 16 बरस की लड़की की तरह चाव से फोटो खिंचवा रही है? मैं सह नहीं पाया। मौका पाते ही मैंने उसे पकड़ा और कहा, तुम अजीब हो, शर्म भी नहीं आती? ईरा चकित सी मेरी ओर देखती रह गई। उसकी आंखों में 24 घंटे पहले की कोई पहचान नहीं थी। वह अपने को शायद बेहद दबाते हुए बोली, मैं ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं हूँ। और आश्चर्य तो तब और भी हुआ जब मुस्कुरा दी और बोली, मैं चाहती हूँ इस सौंदर्य से ज़्यादा मुझे चाहो। समझे? यह प्रकृति का सारा सौंदर्य कुछ पलों का है। इसे देखकर या इसके सहारे जिंदगी नहीं कट सकती। सौंदर्य वह बड़ा है जो जीवन को साथ ले चले, समझे? कहकर वह सोलंकी की ओर चली गई। ममदू ने फिर कहा, दूधसर चलना है? ईरा एकदम बोल पड़ी, हाँ हाँ चलना है। तब आइए, घोड़ा इधर ही छोड़ेंगे, पैदल का रास्ता है। सबसे पहले हमें 60 धाराएं पार करनी थी। चौथी और सबसे चौड़ी धारा पर लकड़ी के लट्ठे रखे थे। ईरा को सोलंकी ही सहारा दे रहा था और वह उसी के साथ हाथ पकड़े पकड़े बढ़ रही थी। धाराएं काफी खतरनाक थीं। जरा सी चूक से जान जा सकती थी। हम गिरे हुए आदमी को देख सकते थे पर निकाल नहीं सकते थे। दाहिनी पहाड़ के चरणों में पहुंचते पहुंचते 1 घंटा और हो गया था। ईरा और सोलंकी साथ साथ जा रहे थे। तभी एक चीखती हुई तेज आवाज से पथरीली घाटी गूंज उठी। ईरा ने चीखकर सोलंकी के सीने में मुंह छिपा लिया। सोलंकी उसे पक्षी की तरह दबाए चारों तरफ तेज नजरों से ताक रहा था। ममदू बोला, मामर चीखता है। इसका आवाज बहुत तेज होता पर आदमी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। सोलंकी ने जेब से ब्रांडी की बोतल निकाली और गट गट कर 4 घूंट चढ़ाकर होंठ चूसने लगा। हम बढ़ते ही जाते थे। एक के बाद एक पहाड़ी और श्रृंखला आती जाती थी पर चढ़ाई खत्म नहीं होती थी। तभी 2 पहाड़ियों के बीच फूलों की घाटी पड़ी। प्रकृति का उन्मुक्त आवरणहीन सौंदर्य बिखरा पड़ा था। हजारों तरह के फूल थे और हजारों ही रंग। थकान काफी हो चली थी। घाटी की हवा नशीली थी। मैं एक पहाड़ी की आड़ में धाक लगाकर आराम करने लगा। 2 मिनट बाद पथरीली पर फूलों से भरी घाटी को आंख भर देखना चाहा तो देखा ईरा सोलंकी के सीने पर सिर रखे आंखें बंद किए टिकी हुई है। सोलंकी उसके जूड़े में बन घास के फूल लगा रहा है और
हसरत भरी निगाहों से उसे देख रहा। कुदरती खूबसूरती के उस हसीन सैलाब में उन्हें यूं देखकर मेरा मन घुटने लगा। वे दोनों ही मुझे वासना में लिप्त गंदे कीड़ों की तरह लगे और ईरा का खड़ा किया हुआ सारा तिलस्म टूट गया। मैं अकेला ही आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद सोलंकी की भरी आवाज सुनाई दी। वह कुछ गा रहा था। ओ सब ओ लव मी टेंडर ओ। मैंने रुक कर देखा। ईरा थकान से चूर थी और सोलंकी उसे छेड़ रहा था। घड़ी 4 बजा रही थी। पहाड़ियों की श्रृंखला खत्म नहीं हो रही थी। अजीब सी झुंझलाहट हो रही थी। मैंने ममदू से कड़ी आवाज में पूछा, किधर है दूध सर? बस इस पहाड़ी के उस पार, वह बोला और आगे आगे चलने लगा। उसकी पीठ पर कुछ सामान बंधा हुआ था, इसलिए वह भालू की तरह मटक मटक कर चल रहा था। वह पहाड़ी भी पार हुई, पर झील का कहीं कोई पता नहीं था। चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी, नंगी चट्टानों की पहाड़ियां जिनकी कोख में घास उगी हुई थी। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। बहुत नीचे 8 धाराओं वाली घाटी फैले हुए नक्शे की तरह लग रही थी। सभी थकान से चूर थे, लेकिन चलने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। ममदू बार बार कह रहा था, इधर से रास्ता छोटा पड़ेगा वापसी में, आप फिक्र काहे को करता। आखिर हम और चले। 3 श्रेणियां पार करके जब नीचे देखा तो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में नगीनी की तरह जड़ी हुई थी दूधसर झील। पानी दूध की तरह निर्मल था। अजीब सी शाश्वत शांति छाई हुई थी। निर्जन और निविड़ एकांत था। उसके शांत पानी पर बर्फीले पहाड़ों की दूधिया छाया पड़ रही थी और बर्फ के पेड़ जैसे उसमें लगे हुए थे, जो बहुत धीरे धीरे तैर रहे थे। उन बर्फ के पेड़ों की शाखाएं शीशे की तरह चमक रही थी। डबडबाई शांत आंख की तरह का आकार था दूधसर का। सांप की आंख जैसा सम्मोहन था उसमें। मैं चुपचाप उतर गया। मेरे उतरते ही झील पर बादल छा गए और मैं बादलों के नीचे आंख बंद किए बैठा रहा। उस सौंदर्य को देखकर आदमी अंधा हो सकता था। दूधसर के पानी की एक अंजलि भरी मैंने और पी गया। यही प्रसाद था उसका। सुंदरता स्थान नहीं देखती। जहां वह अपने को अनावृत कर देती है, वही उसकी किरणें बिखेरने लगती है। ईरा और सोलंकी फिर नीचे आ गए थे। ईरा ने हाथ डाला तो चौंक पड़ी, इतना ठंडा पानी। सोलंकी दूर पर ही खड़ा रहा। मेरी आत्मा उस दृश्य से भर आई थी। झील के दूधिया पानी में बर्फ के श्वेत पंखी हंस जैसे धीरे धीरे तैर रहे थे और जमी हुई बर्फ की छाया चांदी की चादर की तरह उसके तल की गहराइयों तक लहरा रही थी। बड़ी शांति थी वहां। सारी थकान उतर गई। ऊपर आते आते शाम के 6 बज चुके थे। हम लोग ममदू के पीछे पीछे ग्लेशियर के रास्ते की ओर बढ़े और हम लोगों के हाथों के तोते उड़ गए जब ममदू ने 1.5 घंटा परेशान होने के बाद कहा, रास्ता नहीं मिलता। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। नंगे पहाड़ों की गोद में रुक सकना संभव नहीं था। हमारे पास कपड़े भी नहीं थे और जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस जाने में रात हो जाती। तब उन पतली चौड़ी तेज रफ्तार बहती 60 धाराओं को पार करना मौत से जूझना था। इसी परेशानी में 8 बज गए। पश्चिमी पहाड़ों पर रात जरा देर से आती है, पर 8 बजते बजते अंधेरा घिरने लगा और हम लोगों को कोल्हाई ग्लेशियर पर उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मामर चीखता तो पूरी घाटी दरकने लगती। सर्द हवा चलने लगी थी, लेकिन ऊपर से कोल्हाई ग्लेशियर का दृश्य अद्भुत था। नीचे धरती पर हजारों साल की जमी हुई काली बर्फ थी और ऊपर केक की शक्कर जैसे साफ बर्फ की बेतरतीब और मोह बाए हुए जबड़े खड़े हुए थे। जैसे पानी पड़ने से चूना खिल जाता है, उसी तरह वे बर्फ के जबड़े खिले हुए थे और उन पर सर्द कोहरा धुएं की तरह लिपटा हुआ था। जहां तक दृष्टि जाती थी, खिली हुई बर्फ की परतें थी। निपट सुनसान था।
खामोशी छाई हुई थी। तीर की तरह हवा चल रही थी, पर रास्ता न मिलने से हम लोग परेशान थे और भीतर ही भीतर डर समाता जा रहा था। प्रकृति जैसे सांस रोके पड़ी थी। ग्लेशियर के दोनों ओर पहाड़ थे। एक सामने था, एक पर हम थे। बीचों बीच एक विशाल सफेद अजगर 300 फुट की नीचाई पर पड़ा बर्फीली सांसें छोड़ रहा था। हमारा पहाड़ टूटे पत्थर का पहाड़ था। टूटी हुई चट्टानें बेतरतीब से एक दूसरे पर टिकी हुई थी। तेज हवा से कोई एक चट्टान सरकती तो अपने साथ बहुत सी चट्टान को लेती घड़घड़ाती हुई गिरती थी। ग्लेशियर की घाटी खौफनाक आवाजों से भर जाती थी और दिल बैठने लगता था। पहाड़ की चोटी से 10-12 फुट नीचे तक बजरी थी। बजरी के बाद टूटी हुई चट्टानें आती थी। रास्ता नहीं मिल रहा था। बजरी से नीचे फिसल जाने का डर भी था और फिर टूटी हुई चट्टानों से उतरना मौत के मुंह में जाना था। ममदू पागल कुत्ते की तरह रास्ता खोज रहा था। मैं हार कर एक जगह बैठ गया। आसमान से काला पक्षी पंख फैलाए उतर रहा था। उसके पंखों का दबाव और अंधेरा हर क्षण बढ़ता जा रहा था। ईरा दूर दिखाई दे रही थी। सोलंकी भी रास्ता खोजने में लगा हुआ था कि मैं अपने को संभाल नहीं पाया और बजरी से नीचे फिसल गया। जांघें छिल गई थी, पर फिसलकर मैं 12 फुट नीचे जमी हुई विशाल चौरस चट्टान पर आ गिरा था। अगर वह चट्टान बड़ी न होती तो शायद मेरी हड्डियां भी न मिलती। मौत का पहला झटका मुझे लगा था। सारा बदन सनसना गया था। अब मेरे पास नीचे उतरने के सिवा कोई चारा नहीं था। बजरी से ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता था। नीचे टूटी हुई चट्टानें थीं। मैंने हिम्मत करके नीचे उतरना शुरू किया, यह जानते हुए कि कोई भी क्षण मेरी मौत का क्षण हो सकता है। पर चारा भी क्या था। हवाएं विषैले तीरों की तरह सनसना रही थी और मैं उस ठंडे कुएं में उतरता जा रहा था। चट्टानों का एक रेला कहीं दूर पर घड़घड़ाकर गिरा। मैं सांस रोककर बीच में खड़ा हो गया। आखिर हथेली पर जान लिए मैं ग्लेशियर की तराई में पहुंच गया। सड़ी हुई घास वहां महक रही थी और अजगर की खाल की तरह गंदी चिकनी काई चट्टानों पर चकत्तों की तरह चिपकी हुई थी। मैंने ऊपर देखा। ईरा, सोलंकी और ममदू कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। शायद वे लौट न गए हों। यह विचार आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी तो ग्लेशियर पार करना था, उन बर्फीले जबड़ों में से जाना था। तब उस पार जाकर कहीं रास्ता मिलेगा। भय से मेरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उस बर्फीली निर्जन घाटी में कोई भी न था मेरे सिवा। और वह अजगर सर्द हवाओं की सांस ही छोड़ रहा था। बर्फ पर से गुजरती हुई हवा में एक अजीब सी गूंज होती है और सूखापन। मेरा आधा धड़ सुन्न पड़ गया। लगा उसमें जान नहीं है। चाकू निकालकर मैंने काली चट्टान को खोदा तो बर्फ की चीपें उतर आई। वे सदियों से जमी बर्फ की चट्टानें थी जिस पर मैं खड़ा था। जेब से ब्रांडी की शीशी निकालकर मैं 4-6 घूंट पी गया। तब कहीं जान में जान आई। सीने में ब्रांडी की शमशीर जलती रही। प्रकृति की रौद्र सुंदरता मेरे सामने थी। मैं नितांत हीन कीड़े की तरह खड़ा था। आखिर मैंने आवाज लगाई, ईरा, सोलंकी। घाटी गूंज उठी। बर्फ की गुफाओं पर टकरा टकरा कर आवाज लौट रही थी। आवाज लौटती रही। तभी आवाज आई, तिलक। और मैंने देखा कुछ धब्बे से ऊपर पहाड़ पर रेंग रहे हैं। मैंने रुमाल जलाकर हिलाया ताकि वे जान जाएं कि मैं नीचे पहुंच चुका हूं। ग्लेशियर अकेले पार नहीं किया जा सकता था। मैं सर्दी में अकड़कर मरने को तैयार था। नाक से पानी आ रहा था। सर्दी के मारे नाक का सिरा और कान जैसे उड़ गए थे। जलता रुमाल देखकर उन्होंने आवाज लगाई, आ रहे हैं। घुमड़ती हुई आवाज पछाड़े खाती रही। मैं चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ दूर पर बर्फ की झील थी जिसमें ग्लेशियर का पानी टपक रहा था।
किनारों की धुली हुई बर्फ पन्नी की तरह चमक रही थी। उस झील की चमकदार बर्फीली दीवारों से रोशनी फूट रही थी, जिससे आसपास की जगह चमक रही थी। हिम हंस की झील में शालीनता से तैर रहे थे। ग्लेशियर के जबड़ों में भयानक सांसें चल रही थी। बर्फ की झील के किनारे ढरके हुए मोम की तरह बेतरतीब थे। चारों ओर बर्फ का साम्राज्य था। काली और गंदी बर्फ की चट्टानों के बीच वह छोटी सी झील शीश महल की तरह जगमगा रही थी। हिम जल का शीश महल, शायद इसी के नीचे हसीन परियों का महल होगा और हिम हंस जैसे उनकी रखवाली कर रहे होंगे। सौंदर्य की अनुभूति होते ही भय भी बिखरने लगता है। शरीर में अजीब सी ताजगी और स्फूर्ति आ गई थी, पर पीछे पलटकर देखने में डर लगता था। फटे हुए चूने से खुले हुए बर्फीले जबड़े निगलने को तैयार थे और उन बर्फ के खंभों के बीच से गुजरती हुई हवा साए साए कर रही थी। आशंका और साहस दोनों ही मन में थे, पर भीतर कहीं बेरहम मौत का पंजा कसता जा रहा था। पीछे कुछ आहट हुई और एक क्षण में ही प्रकृति भयानक शोर में डूब गई। आवाज से भी दृष्टि बेकाबू हो जाती है, बेकार हो जाती है। विशाल शिलाखंडों का पथरीला झरना ग्लेशियर पर गिरने लगा था। ईरा की चीख भर मैंने सुनी। फिर सब कुछ उस भयानक आवाज में डूब गया। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया और हाँफते हुए सोलंकी, ममदू और ईरा मुर्दों की तरह मेरे पास आकर लुढ़क गए। ईरा के बाल बिखर गए थे और चेहरे पर सफेदी छाई हुई थी। शीशी की बची हुई ब्रांडी मैंने तीनों को दे दी तो थरथराते हुए हाथों से ईरा ने मुझे पकड़ लिया। मैं मर जाऊंगी तिलक, मैं मर जाऊंगी सोलंकी, मैं मर जाऊंगी। सोलंकी का दम उखड़ रहा था। उसके नथुने धौंकनी की तरह फूल रहे थे, कनपटियां तमक रही थी। सभी के कपड़े जगह जगह से फट गए थे। ममदू बहुत लाचार सा बैठा था। वह धीरे से बोला, साहब होश कर, हिम्मत कर, यहां से चलना होगा, नहीं तो मर जाएगा साहब। मार तो तूने डाला ही है, ईरा बोली तो सोलंकी ने कहा, अब बाकी क्या है। रात के 9:30 बजे थे और हमें अभी ग्लेशियर पार करना था। दिया सलाइयां, सिगरेटें और 2 टार्च हमारे पास थे, उन्हीं का सहारा था। आखिर हिम्मत करके हम उठे और ग्लेशियर पार करने लगे। मूंज के जूते ममदू ने हमारे जूतों पर चढ़ा दिए थे और नुकीली लाठियों की अहमियत अब समझ में आ रही थी। एक एक कदम नाप तौल कर रखा जा रहा था कि ग्लेशियर के 3 नदियां सामने आ गई। बर्फ की नदियां जो घूमती घामती आगे चलकर बर्फीली गुफाओं में चक्कर काटती हुई नीचे ही नीचे झील तक जाती थी। 2 को हमने पार किया, पर तीसरी नदी चौड़ी थी और मुंह खोले बर्फ की गुफा ऐसे जगमगा रही थी जैसे भीतर गैस के हंडे जल रहे हों। भीतर भरी हुई हवा पेट्रोमैक्स की तरह आवाज कर रही थी। उस नदी के शीशे जैसे चिकने तल पर पैर नहीं रखा जा सकता था। अगर फिसले तो कोई सहारा नहीं था और ढाल पर सरक कर उस सर्द अजगर की गुफा से मुंह में समा सकते थे, जिसके भीतर सर्पमणि सी रोशनी जगमगा रही थी। बर्फीले पानी में पैर भी नहीं डाला जा सकता था और कूदकर पार करना खतरे से खाली नहीं था। बर्फ की गुफाओं में जब हवा फंसकर अकुलाती थी तो सीटियों सी बजती थी और हर क्षण विस्फोट का डर सा लगता था।